प्रदेश में जो आपका राजगढ़ जिला है, जहाँ से दिग्विजय सिंह सांसद रहते थे पहले, तो राजगढ़ जिले की एक तहसील है जिसका नाम ब्यावरा है, वहाँ के विधायक थे, उनको कोरोना हो गया था और कोरोना की वजह से आज उनका दुखद निधन भी हो गया है। तो ये बहुत स्थिति खराब हो रही है, लगातार भयानक स्थिति हो रही है। ये बात सही है कि उससे अपन बच भी रहे हैं। ऐसी एक डॉक्टर विकास सोलंकी थे, ये लगभग 1.5 महीने तक वेंटिलेटर पर रहे एम्स में और इनका भी आज निधन हो गया है। तो इस तरीके से बहुत सारी मौतें वगैरह बढ़ रही हैं। अपन रिस्क नहीं उठा सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि घर पे भी अपन को लौट के जाना होता है। इसलिए आप यहीं पर बैठ कर के स्टडी करें और जब माहौल अच्छा हो जाएगा, मेडिसिन आ जाएगी, समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फिर अपन ऑफलाइन पढ़ाई चालू करेंगे। तब तक आप ऑनलाइन पढ़ाई करें और ये ऑनलाइन क्लास लगातार चलेंगी। अब आपकी ये नहीं है कि ऑफलाइन आपकी चालू हो जाएगी तो ये बंद हो जाएंगी, ये भी आपकी चलेंगी। ठीक है, और किसी को कोई समस्या होगी तो फिर अपन बात करेंगे। हाँ, आज सुबह क्लास नहीं हो पाई थी दीपक भैया। आज एक्चुअल में क्या था कि ऐप पर काम चल रहा था तो इस वजह से क्लास नहीं हुई थी। मैंने आपको बताया था मैं अब सुबह की क्लासेस ऐप पर ही लूँगा। 10 से 11 बजे जो MPG की क्लासेस होती है वो ऐप पर चलेगी आपकी। कमेंट बॉक्स में एक आध दिन में बस आपका ओपन और करवा दूंगा तो ये सब समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपकी वो व्यक्ति लगा हुआ है टेक्निकल स्टाफ हमारा काम करने में। अब अपन थोड़ा साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, 50 लाख केस हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है। और केस लगातार बढ़ रहे हैं, पहले केस कम में आ रहे थे, अब तो लाखों में आ रहे हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ये रिंकू, आपने किसी को दिया तो नहीं है ID पासवर्ड? यदि आपने किसी को ID पासवर्ड नहीं दिया हो तो आपके में खुल जाएगा। दोबारा से एक बार और कोशिश करना इसको, है ना। ऊपर यदि कोई लॉगआउट वगैरह लिखा हुआ आ रहा हो तो उसको हटा देना, फिर उसके बाद में ID पासवर्ड आप डालना तो खुल जाएगा। ठीक है ना। और अभी कोई समस्या आ रही हो आपकी तो फिर आप कोचिंग पर आ जाना, मैं बता दूंगा किस तरीके से है। ठीक है ना। हाँ ठीक है, चालू करें अपन अब। चलिए, आज का अपना जो टॉपिक है, कल मैंने आप लोगों को विज्ञान के बारे में बताया था कि विज्ञान क्या होता है। तो कल मैंने एक परिभाषा बताई थी कि किसी भी विषय का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उसे विज्ञान कहते हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि जो विज्ञान है आपका, यानी जो बायोलॉजी है आपका, उस बायोलॉजी में किसका अध्ययन करती हैं। ये कल का थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें अपन जीव का अध्ययन करती हैं, जीवित चीज़ों का अध्ययन करती हैं। या जीवित चीज़ों में वनस्पति और पेड़ पौधे के साथ साथ में जंतुओं को भी रखा जाता है। फिर इसके बाद में एक प्रश्न और आता है, जो बायोलॉजी जो शब्द है, यानी जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द है, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो ये शब्द सबसे पहले दिया था लेमार्क ने। और लेमार्क के साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस। तो इन दोनों व्यक्तियों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। लेमार्क आप जानते हो फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मन वैज्ञानिक थे। इसके बाद में एक और आता है कि जो जूलॉजी है आपकी, जूलॉजी के बारे में सबसे पहले अध्ययन व्यवस्थित किसने किया? तो फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो है आपके अरस्तु। अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? तो प्लेटो थे। अरस्तु के शिष्य कौन थे? तो वो थे आपके सिकंदर थे। स्टेगेरिया में इनका जन्म हुआ था और इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ पॉलिटिक्स और फादर ऑफ सोशोलॉजी के रूप में जानते हैं। इसके बाद में बॉटनी भी आया आपका, वनस्पति विज्ञान के भी आए थे, आपने ये भी पढ़ा था। फिर जीवन कैसे आया उसके बारे में अपन अध्ययन किया। आज अपन पढ़ेंगे विकास के बारे में। तो आज अपन किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, क्या क्या टॉपिक रहेगा, पहले मैं उनको बता रहा हूँ आपको, फिर अपन एक एक करके उन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे विकास यानी इवोल्यूशन क्या है। ये आज का अपना मेन टॉपिक होगा, विकास या इवोल्यूशन। दूसरा होगा आपका लेमार्कवाद, क्योंकि ये विकास के लिए कुछ थ्योरियां दी गई हैं, सिद्धांत के रूप में समझाया गया है कि किस तरीके से विकास होता है, विकास क्या है क्या नहीं है, क्या क्या समस्याएं आई थी, विकास किसे कहेंगे अपन। तो इसके बारे में सिद्धांत के रूप में जिन लोगों ने बताने का प्रयास किया था वो थे आपके लेमार्क थे। और चूंकि लेमार्क के द्वारा ये दिया गया इसलिए अपन इसे लेमार्किज्म के नाम से भी जानते हैं। तो आज अपन इसका भी अध्ययन करेंगे, लेमार्क का यानी लेमार्कवाद क्या है। इसके अलावा अपन एक और पढ़ेंगे टोंटोलॉजी क्या है, ये भी अपन पढ़ेंगे आज, टोंटोलॉजी क्या है। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे नव लेमार्कवाद क्या है, न्यू लेमार्किज्म के नाम से किसे जाना जाता है, किसके बारे में कहेंगे। तो ये अपना चौथा टॉपिक होगा। पांचवा होगा अपना डार्विनवाद। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं आपके डार्विनवाद से, तो ये डार्विनवाद है आपका पांचवा। नेक्स्ट है आपका जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, तो ये इसको भी अपन पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ये बीज मैंने दिया था। इसके अलावा म्यूटेशन थ्योरी जिसे अपन उत्परिवर्तन सिद्धांत कहते हैं, तो आज अपन इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा संश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, वर्तमान में यही मान्य है आपका, तो इसके बारे में भी आज अपन अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बायोजेनेटिक नियम क्या होता है, इसको भी अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा पुनरावर्तन का सिद्धांत क्या है, इसको भी आज अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा पूर्वजता या प्रत्यावर्तन क्या होता है आपका,
इसके बारे में भी आज अपन स्टडी करेंगे। इसके अलावा अवशेषी अंग क्या होते हैं, मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी अपन पढ़ेंगे आज, अवशेषी अंग क्या है। इसके अलावा समजात अंग क्या है, जिसे अपन होमोलोगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा समरूप अंग यानी एनालोगस ऑर्गन क्या होती हैं। तो ये है आज आपका क्लास। तो इस क्लास में अपन ये टॉपिक मैंने फिक्स कर दी हैं, इन टॉपिकों को आप पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा और 2 या 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले विकास क्या है। आप लोग तैयार हैं? सब लोग अच्छी तरह से बैठ जाइएगा, खा पी लीजिएगा, गिलास पानी वगैरह सब रख लो साथ में ही, ठीक है। गुड इवनिंग सभी लोगों को, नमस्ते। ठीक है, अब चालू कर रहे हैं अपन। जो भी समस्या होगी अपन आगे चल के बात करेंगे। अभी सबसे पहले विकास क्या है यानी इवोल्यूशन। देखिए, जूलॉजी के हिसाब से अपन जब पढ़ेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से तो विकास की परिभाषा अलग है। चूंकि अपन जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस के हिसाब से अपन विकास को पढ़ने की कोशिश करेंगे। विकास अलग अलग जगह पर देखा जाएगा तो विकास को डेवलपमेंट भी कहा जाता है यदि अपन अर्थशास्त्र में देखते हैं तो, लेकिन साइंस में आ जाते हैं तो इसे एवोल्यूशन कह देती हैं। और यहाँ पर साइंस में यदि जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करने लग जाए तो इसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के नाम से अपन संबोधन देते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। यदि खाली विकास या जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल भी हो सकता है। इसे अपन बोलेंगे जैव विकास। तो जैव विकास के लिए कौन सा शब्द आया है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो यहाँ अपन सामान्य परिभाषा देख रहे हैं उसकी, और सामान्य परिभाषा क्या है, जैसे अपन ये चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या है आपका कि ये है आपका नीचे से लेकर के ऊपर तक ये मनुष्य का वो है। तो ये आपका कपी है, ये कपी है आपकी, बंदर नहीं है, ध्यान रखना, बंदर अलग होते हैं, कपी अलग होती हैं। बंदर नीचे, फिर उसके बाद में विकसित हुए वो कपी हुए, फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे विकास हुआ आपका। तो ये विकास, सतत विकास जो चल रहा है आपका, तो यही एवोल्यूशन है, यही ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है आपका। यहाँ पर क्या है कि हड्डियों का विकास हुआ, जैसे यहाँ पर चारों से चलते थे अपन, हाथ पैरों से, फिर यहाँ खड़े हुए, हड्डी यहाँ पर थोड़ी सी सीधी होने लगी, हाथ पैर अंगूठा जो आपका पीछे की ओर होने लगा, अपोजिबल थंब हो गया, जिसके कारण से आपकी ग्रिप बनने वाली लगी, पकड़ने लगे। तो इस तरीके से आपका सतत विकास हुआ है। और ये विकास एकाएक नहीं हुआ है, इसमें करोड़ों साल लगे हैं। आज भी विकास चल रहा है, प्रक्रिया धीमी है। भविष्य का मनुष्य अलग तरीके का होगा, जैसे उसके बाल नहीं होंगे, ये छिंगों का जो आपका इस्तेमाल हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, टकला होगा वो मनुष्य आपका, क्योंकि इन सब चीज़ों की आवश्यकता धीरे धीरे क्या होंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो ये डेवलपमेंट है। इस परिभाषा से आपकी समझ में आ रहा होगा। इसे अपन यदि परिभाषित करें तो यह है सरल एवं सूक्ष्म जीवों से जटिल जंतुओं के जीवों की रचना विकास कहलाती है। थोड़ा सा समझना जरा, यहाँ पर कंट्रावर्सी है, उसे भी मैं क्लियर कर रहा हूँ आपका। सरल एवं सूक्ष्म जीवों से जटिल जंतुओं के जीवों की रचना विकास कहलाती है, अथवा एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों की क्रमिक संरचना विकास कहलाती है। इसकी 2 परिभाषाएं दे रहे हैं अपन। जीएस के दृष्टिकोण से यदि अपन देखेंगे तो ये दोनों परिभाषाएं कैसी हैं, सही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों परिभाषाओं में। सरल से सूक्ष्म, सरल और सूक्ष्म जीवों से जटिल जीवों की ओर अपन जा रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट है आपका। ऐसे एक कोशिकी से बहुकोशिकी की ओर जा रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है, विकास है। विकास लगातार सतत रूप से हो रहा है, और विकास कैसा है, धीमा होता है। प्रकृति में आज भी विकास चल रहा है, लेकिन विकास की गति कैसी है, धीमी है। लेकिन अपन इसे जूलॉजी के दृष्टिकोण में देखते हैं या मेडिकल वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उस दृष्टिकोण में देखते हैं, तो ये परिभाषा आंशिक रूप से सही है, पूर्ण रूप से सही नहीं है। चूँकि जीएस टॉपिक है इसलिए अपन वहाँ पर जाना नहीं चाह रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका एक वायरस है, अकोशिकीय होता है, कोई कोशिका नहीं होती उसमें, आज भी वो जीवित है, उसमें विकास क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके बैक्टीरिया वायरस वगैरह हैं, वो भी आज भी हैं, लेकिन जटिलता की ओर नहीं गए अपन। तो इन सब चीज़ों को अपन अलग संदर्भ में लेते हैं, तो उसकी अलग चीज़ होती है, जैसे फीडिंग वगैरह इन सब चीज़ों को उसमें जोड़ देती है विकास में। तो उनको छोड़ो, आप केवल जीएस के हिसाब से देख रहे हैं। तो सरल सूक्ष्म जीवों से जटिल जीवों का विकास, जीवों की रचना विकास कहलाएगी, या एक कोशिकी से बहुकोशिकीय जीवों की क्रमिक संरचना का होना, वो भी क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। विकास एक धीमी प्रक्रिया, ये ध्यान रखना है। विकास कैसी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है, जिसमें नए जीवों की उत्पत्ति क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। तो जो विकास है आपका, वो देख सकते हैं अपन इस तरीके से, कॉमन कोई एक पूर्वज रहा है अपना, उस कॉमन पूर्वज से ये विकास हुआ है आपका। डेवलपमेंट जो हुआ है एक कॉमन पूर्वज से है। फिर इसकी लिंकअप है, जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अब आता है आपका लैमार्क, यानी विकास को समझाने के लिए क्या क्या सिद्धांत दिए गए थे, उन पर अपन चर्चा करेंगे। मोनू किसमें कोड मांग रहा है वो आपका,
यदि अभी जैसे दिक्कत आ रही हो ना मोनू, तो आप एक काम करना, उसे यूट्यूब से जुड़ जाओ अभी, है ना, यूट्यूब से जुड़ जाओ। इसलिए अब अपन आज यूट्यूब पे भी ले रहे हैं क्लास, इससे दिक्कत नहीं हो आपको। बाद में अपन फिर उसको शूट आउट कर लेंगे। लैमार्कवाद क्या है? अब यहाँ से एक प्रश्न और आता है आपका, सबसे पहले कि विकास के बारे में सिद्धांत के रूप में किसने समझाया? शुरुआत में क्या था? चर्च का ज़माना था। चर्च तो आप जानती हैं ना, जो ईसाई धर्म को मानती हैं। जैसे अपने यहाँ पर मंदिर होती हैं, है ना, इस्लाम धर्म में मस्जिद होती हैं, ऐसे ईसाई धर्म में क्या होते थे? चर्च होते थे। तो चर्च का एक कॉन्सेप्ट था कि ईश्वर वगैरह कैसे आया, यानी ये धर्म की बात कर रहे हैं अपन, धर्म की। तो थोड़ा सा इसको भी समझना जरा। धर्म का बोलबाला बहुत ज़्यादा था। जो धार्मिक लोग थे उन्होंने विकास की एक परिभाषा दी थी, और उस समय पर चर्च का ही शासन चलता था, यानी धर्म का मामला चलता था। और उस समय के जो वैज्ञानिक हैं, यदि आप उन वैज्ञानिकों को थोड़ा सा देखेंगे तो उन वैज्ञानिकों ने सिद्धांत के रूप में कोई भी ऑथेंटिक बात नहीं कही है। अधिकांश वैज्ञानिकों को आप देखेंगे या तो वो मरने की कगार पर जब होंगे या मर चुके होंगे तब उनकी थ्योरियाँ प्रकाशित हुई हैं, क्योंकि जो धार्मिक लोग थे उनके खिलाफ किसी भी कंडीशन में नहीं बोला जा सकता था। और जो भी बोलने की यदि बात करता था तो चर्च कहीं ना कहीं उन पर हावी होकर के उन लोगों को मरवा देता था। यानी कोई भी आप एक विचार दे रहे हैं या एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो समाज उसे बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करता। कोई भी बताइए, अब जैसे एक सिंपल सा एक विचार दे रहे हैं, आपको मालूम होगा सिंपल सा विचार क्या है कि अपने यहाँ पर एक वायरस आया है। कौन आया है? एक वायरस। इसी को आप लेकर के चलिएगा। अब इस वायरस जो आया है, उस वायरस को क्या नाम दिया है? कोविड-19। अब इस वायरस को लेकर के हिंदुस्तान में ही आपके कई समूह बन गए हैं। एक समूह कहता है कि कोई वायरस नहीं है, केवल एक प्लान है, यानी मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है ना। आधे से ज़्यादा लोगों को ये मानना है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये वायरस है और यदि ये बाहर निकलेंगे तो ये निपट जाएंगे आप। तो ये दो धड़े हो गए आपके वायरस को लेकर के। जबकि आज की संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन, आज अपने पास में टेक्नोलॉजी है, आज अपने पास में सूचना का बहुत अपार भंडार है, सब जगह का माहौल अपने पास में लाइव अपन देख रहे हैं। उसके बावजूद भी आज भी अपने पास में कितने धड़े हैं? दो धड़े हैं। एक धड़ा ये कहता है कि कोई वायरस नहीं होता और एक धड़ा क्या कहता है कि वायरस है और निपट सकते हैं। अब इसमें से भी देखिएगा, यहाँ से भी दो धड़े हैं। एक धड़ा ये कह रहा है जो वायरस है एक प्राकृतिक वायरस है, ये यानी प्रकृति में अपने आप उत्पन्न हुआ है, और एक धड़ा ये कह रहा है ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि एक कृत्रिम है जो बनाया गया है, इसी वजह से इसका इलाज नहीं खोज पा रहे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपकी में। तो इस तरीके से आज की स्थिति में जब ये चीज़ें चल रही हैं आपकी, तो आप सोचो कि जब अपन 16वीं 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, उस शताब्दी में क्या होगा आपका। वहाँ पर धर्म का बोलबाला बहुत ज़्यादा था यूरोप में, और केवल किसका शासन था? चर्च का शासन था। वो किसी भी कंडीशन में किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। इस वजह से यहाँ पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो ज़्यादा प्रचलन में नहीं आ पाए। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिन लोगों ने दिया भी है तो बड़े चोरी छिपे दिए हैं, ज़्यादा लोगों ने उस पर स्टडी नहीं की है, क्योंकि बाद में समस्याएं आ रही थी उन लोगों को, और जो बिल्कुल वैसे हो गए फ्रैंकली होकर के बात करने लगे तो वो एक अलग बात होती है। तो इतने लोग कम होते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। उस संदर्भ को समझेंगे तो जल्दी आएगा समझ में। तो आज अपन पढ़ रहे हैं लैमार्क के बारे में। तो उसी समय पर जो धार्मिक मान्यताएं चली आ रही थी, उन धार्मिक मान्यताओं को दूर करने का प्रयास और सिद्धांत के रूप में विकास को समझाने का प्रयास जिस व्यक्ति ने सबसे पहले किया उसका नाम है लैमार्क। ये वही लैमार्क हैं जिन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था ट्रेविरेनस के साथ मिलकर के। इन्होंने कई सिद्धांतों के बारे में बताया था, कैसे बताया था, क्या हुआ था, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये आपके फ्रांस के वैज्ञानिक हैं लैमार्क। दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये है कि बायोलॉजी शब्द इन्होंने दिया है, और दूसरे नंबर पे क्या है आपका कि इन्होंने एक थ्योरी दी है, जैव विकास को सिद्धांत के रूप में समझाने का सबसे पहले प्रयास किया था। ये ही इनका सबसे बड़ा योगदान है। तो यह ध्यान रखें, कभी कभी आ जाता है प्रश्न कि लैमार्कवाद का सबसे बड़ा योगदान बताइए, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखें लैमार्कवाद का सबसे बड़ा योगदान एक ही है कि उस समय चर्च का शासन था, धार्मिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा थीं। उन धार्मिक मान्यताओं को नकार करके मनुष्य को यानी वैज्ञानिक सोच विकसित करने का काम किया इन्होंने। तो ये अपने आप में मान्यता प्राप्त है। प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो लैमार्क थे। प्रस्तुतकर्ता कौन है? लैमार्क। आपकी पुस्तक कौन सी थी इनकी? तो फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक पूछी जाती है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है कि फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? लैमार्क है। ये कब आई थी ये पुस्तक, कब प्रकाशित हुई? ये सन भी याद रखनी है, 1809 में आई थी। इनकी थ्योरी या सिद्धांत क्या है? तो इनकी थ्योरी सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ये सिद्धांत दिया था इन्होंने। क्या होता है वो अभी अपन आगे चल करके उसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो प्रस्तुतकर्ता कौन है लैमार्कवाद का? लैमार्क है। लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के थे। ये फ्रांस और डाल लीजिएगा आप लोग कहीं भूल जाए तो, क्योंकि ये दो जगह आ रहे हैं आपके, बायोलॉजी शब्द दे रहे हैं आपके। पुस्तक कौन सी है? फिलोसॉफिक जूलॉजिक है। कब आई थी? 1809 में। ये सन आपको दो जगह काम आएगी आपकी, 1809।
एक तो यहाँ पर हो गया 1809 में एक वैज्ञानिक का और जन्म होगा, वो वैज्ञानिक कौन है? डार्विन। तो डार्विन का जन्म कब हुआ है? तो 1809 में ही हुआ है। मैं एक दूसरे से लिंकअप जोड़ रहा हूँ जिससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए। तो डार्विन का जन्म कब हुआ है? 1809 में। और 1809 और किसके लिए जाना जाता है? तो लेमार्क की पुस्तक आई है फिलोसॉफिक जूलॉजी। तो ये सन पूछी जाती है एग्जाम में आपकी, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। ये सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ठीक है ना। अब ये किन तथ्यों पर, कौन कौन से फैक्टरों पर अध्ययन करके दिया गया है? तो पहला है वातावरणीय प्रभाव। इन्होंने कहा था कि कोई भी जो जीव है आपका, वो जीव है, उस जीव पर आपका वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब वो कैसा प्रभाव पड़ता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वातावरण का प्रभाव रहेगा। यदि वो गर्म टेम्परेचर में रहता है तो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो गर्मी को सहन करने वाली होगी। यदि वो ठंडे वाले इलाके में रहता है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो कैसी होगी? ठंडी वाले इलाके को सहन करने वाली होगी। ठीक है ना। फिर आता है आवश्यकता का प्रभाव। एक तो ये वातावरण का प्रभाव हो गया, दूसरा आवश्यकता। कई आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे आप इस समय पर मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपकी स्टडी कर रहे हैं, कई लोग हैं जो स्टडी नहीं कर रहे, केवल टाइम पास कर रहे हैं। सुबह काम चल रहा था नेट अब इस पर, तो इस वजह से सुबह क्लास नहीं ले पाया था मैं। अपडेट हो रहा था ये, ठीक है ना। अब ये अपडेट थोड़ा सा तो हो गया है, पूरा नहीं हुआ है अभी इस पर भी काम चल रहा है, लेकिन अभी मैंने बोल दिया था इससे कि कम से कम आज शाम की क्लास हो जाए, तो इसलिए अपन ऐप पर और यूट्यूब पर दोनों पे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आवश्यकता का प्रभाव। आवश्यकता का मतलब क्या होता है कि आपको यदि लग रहा है कि हाँ मेरे को नौकरी चाहिए तो आप मेहनत करोगे, और अपन को लगता है नहीं यार सब व्यवस्था है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी कैसी आवश्यकता है उसके आधार पर आपकी नेक्स्ट जनरेशन का प्रभाव पड़ेगा। ऐसी उपयोग और अनुपयोग, आप कितना उपयोग कर रहे हैं उस चीज़ का, किस चीज़ को छोड़ रहे हैं। जिसका उपयोग कर रहे हैं वो आगे की पीढ़ी में जाएगा, और जिसका अपन उपयोग नहीं कर रहे हैं वो आगे की पीढ़ी में नहीं जाएगा। ऐसी उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, यानी यहाँ पर जो कैरेक्टर है आपके, जो अच्छे वाले कैरेक्टर है वो तो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती है, और जो अच्छे कैरेक्टर नहीं है, बेकार है, वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होते। तो इस तरीके से आपका ये लेमार्कवाद है। आपका एक बार और रिपीट कर रहा हूँ इसे। प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो लेमार्क है। पुस्तक कौन सी है? तो फिलोसॉफिक जूलॉजी। कब आई थी? 1809 में। लेमार्क कहाँ के रहने वाले हैं? तो फ्रांस के रहने वाले हैं आपके। इसके अलावा 1809 में किस वैज्ञानिक का जन्म हुआ है? तो ये वैज्ञानिक आपके डार्विन थे। सिद्धांत कौन सा दिया? तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ये सिद्धांत कितने फैक्ट पर आधारित है? तो इसमें पहला फैक्ट आता है वातावरण का प्रभाव। जो जीव है, अच्छे वाले जो जीव आ रहे हैं, वो जीव कैसे आएंगे? तो ये वातावरण का उन पर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आवश्यकता है, जीव को लग रही है, महसूस हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा किस चीज़ का वो उपयोग कर रहा है, किसका उपयोग नहीं कर रहा है, इसका प्रभाव पड़ेगा। और यदि ये तीनों चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती हैं, तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। तो ये है आपका। और इसके लिए इन्होंने खास तौर से 2 उदाहरण दिए थे, 2 को समझाया है। जो जिराफ का उदाहरण है और एक उदाहरण इन्होंने अजगर का दिया था। तो इन चारों तथ्यों के आधार पर लेखक ने यह सिद्ध किया है कि जीवों में अंगों का उपयोग घटता या बढ़ता रहता है। जैसे अपन लोग हैं, अपन लोग जैसे माहौल में रहेंगे उस आधार पर ही अंगों का उपयोग करेंगे और उसका अपयोग। जैसे अभी तक अपन पढ़ रहे थे तो कैसी क्लास चल रही थी आपकी? ऑफलाइन। ऑफलाइन पढ़ने का मज़ा कुछ और था। अब अपन कहाँ पर आ गए? ऑनलाइन में आ गए। तो ऑनलाइन पढ़ने का मज़ा कुछ और है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन में बेहतर नहीं महसूस कर पा रहे, और कई लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन में बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जिन चीज़ों को अपन स्वीकार कर लेते हैं तो वो तो आगे बढ़ जाती हैं, और जो इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं वो रेस में क्या हो जाते हैं? पिछड़ जाती हैं। तो ये चीज़ इसमें कही गई है। जैसे इस समय पर वायरस का बहुत ज़्यादा अटैक है। अब उस अटैक में अपने पास में 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि हम ऑफलाइन का इंतजार करें, ऑफलाइन क्लास जब चालू होगी तभी हम स्टडी करेंगे। एक स्थिति ये है कि नहीं, ऑनलाइन हम पढ़ें और अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश करें। और आगे चल कर के हो सकता है कि 3 महीने तक शायद ऑफलाइन नहीं खुली, फिर क्या करेंगे अपन? और इसी बीच में कोई एक आध एग्जाम वगैरह आ गया तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए उन चीज़ों को यह मान के चलो ऑफलाइन खुल भी गया, और खुदा ना खास्ता यदि वायरस फैल गया और वायरस अपने आप में ही आ गया और अपन निपट गए, बड़ों घर पहुंच गए, तो क्या होगा? उस पढ़ाई का सब व्यर्थ में चली जाएगी। या घर में कोई बीमार हो गया उसकी वजह से तो समस्या हो जाएंगी। तो यही चीज़ आपका ये कह रहा है। देखिए लिंकअप जोड़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो इन चारों तथ्यों में क्या बात निकल के आ रही है? इन चारों तथ्यों के आधार पर लेखक ने सिद्ध किया है जीवों में अंगों का उपयोग घटता या बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक होता है, और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कैसा होगा? कम होता है, जिसके फलस्वरूप नई जातियों का निर्माण होता है। जैसे जिराफ की गर्दन। ये जो जिराफ था ना, पहले ये जिराफ एक छोटा सा वो था, बिल्कुल गधे जैसा जानवर था,
जब इसने आवश्यकता को महसूस किया। वातावरण ऐसा था, अफ्रीका में रहता है जिराफ, आपको मालूम है, और वहाँ पर जो नीचे के जो जानवर थे वो सब के सब घास पर डिपेंड थे भोजन के रूप में। ये भी आपका शाकाहारी जानवर है। शाकाहारी जो जानवर होते हैं उनको अपन हर्बीवोरस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि ये भोजन ग्रहण कर रहा था। जब इसने देखा था यहाँ फाइट बहुत ज़्यादा है, जो गधा है, घोड़ा है, जेब्रा है, और भी गाय है, भैंसें हैं, इन सब का भोजन भी नीचे का ही ग्रास है। और यदि यहाँ की नीचे की घास समाप्त हो जाती है तो फिर आगे के लिए अपन संघर्ष कैसे करेंगे। तो उसी क्रम में इसने देखा था कि नीचे तो जो ग्रासलैंड बेकार हो जाता है, यानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो क्यों ना जो ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं उनको खाया जाए, और उनकी पत्तियों को जब खाएंगे तो नीचे का जो है कंपटीशन है वो खत्म हो जाएगा काफ़ी हद तक। इसी क्रम में इन्होंने उचक उचक करके उनकी पत्तियों को खाना चालू किया, और यही क्रम इनका लगातार विकसित होता चला गया, और इनकी गर्दन कैसी हो गई, लंबी हो गई। उम्मीद है समझ में आ गया, क्योंकि इसको आवश्यकता महसूस हुई कि नीचे कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए ऊपर की ओर देखो। और उसी क्रम में इनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, उनकी गर्दन लंबी आई, फिर नई जनरेशन आई, फिर उसकी गर्दन लंबी आई। इस तरीके से आज जिराफ की गर्दन कैसी है, लंबी है। इसी क्रम में अपन इसको भी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण है आपका, और वो उदाहरण किसका है, आपका सांप का है। सांप यानी पाइथन, अजगर। अजगर में आज भी आपकी गर्डल पाई जाती है, यानी पैर पाए जाते हैं, जो एक अवशेषीय अंग का उदाहरण है। पहले क्या होता था कि सांप यानी जो अजगर है आपका, वो भोजन ग्रहण करने के लिए पैरों के द्वारा चलता था। घास वगैरह में जब जैसे जाता था तो उसमें सनसनाहट और झरझराहट होती थी, जिससे जो इसका भोजन होता था उसको पता चल जाता था कि अजगर आ रहा है, और इसी क्रम में वो भाग जाता था। अब ये भूखा मरने लगा, इसको भोजन नहीं मिल पा रहा था। इस क्रम में इसने क्या किया था, चोरी छुपे जाए यानी रेंग करके चलना चालू किया पेट के बल, और रेंग करके जब ये चला तो यही गुण इनकी अन्य पीढ़ियों में भी होने लगा ट्रांसफर। उनको भी अच्छा लगा तो अगली पीढ़ियों में ट्रांसफर हुआ। इस तरीके से इसकी जो गर्दल थी वो अवशेषीय अंग में बदल गई। तो जिस अंग का उपयोग ज़्यादा किया वो तो क्या हो गया, विकसित हो गया, और जिस अंग का उपयोग ज़्यादा नहीं किया वो कैसा हो गया, अविकसित हो गया। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा लैमार्कवाद क्या है। क्लियर है ना। यहाँ पर आपका ये देख सकते हैं, पहले सांपों में इस तरीके से पैर होते थे आपके। ये तो छिपकली का उदाहरण है, लेकिन ये छिपकली वगैरह, ये सांप वगैरह रेप्टाइल वर्ग में ही आते थे, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म कर दिया है इन्होंने। ये देख सकते हैं, ये पुराने, ये अजगर का ये आपको जीवाश्म में मिला है पुराने सांपों का, और उसमें इस तरीके है। आज भी ऐसी वैरायटी पाई जाती है जिनमें सांपों में पैर हैं। अभी मेरे पास में वो वीडियो नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको। रैंक करके नहीं चल रहा है, बल्कि क्या है, पैरों के द्वारा चल रहा है। जैसे मेरा वीडियो मिल जाता है मेरे को, वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसे। ये नई वैरायटी का सांप मिला है अभी, ये जरा आप देख सकते हैं अपन इस तरीके से, आप है ना। नीचे का ये है, काफ़ी देखो ऊंचाई पर रहता है ये आपका, तो आसानी से भोजन वगैरह को ग्रहण किया जा सके। पहले तो ये गधे जैसा था, इस तरीके का था ये आपका, फिर यहाँ से धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। ये जीभ देख सकते हैं, इसकी काफ़ी बड़ी जीभ होती है, ठीक है ना। अब इसमें से एक चीज़ और है, अब इसका विरोध देखिए, हर चीज़ का विरोध होता है। टोंटोलॉजी को समझने से पहले आप एक चीज़ और समझें, इसका भी विरोध होने लगा लैमार्कवाद का। लैमार्कवाद के विरोध में मुख्य तथ्य कौन कौन से निकल के आए उनको देख लीजिएगा। तो लैमार्कवाद के विरोध में सबसे पहला तथ्य निकल करके आया, उसमें उन्होंने कहा था कि जो आपका डॉक्टर होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका बेटा डॉक्टर ही नहीं होता। जबकि लैमार्कवाद ये कहता है कि वो ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है तो उसका बेटा भी कैसा होना चाहिए, पढ़ाकू होना चाहिए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इंटेलिजेंट जो माँ बाप होते हैं उनके जो बेटे होते हैं वो कैसे होते हैं, सब गड़बड़ निकल जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा फैक्ट आप देखें, हिंदू समाज में कान, ये जो कान होते हैं आपकी और नाक, ये छिदवाने की परंपरा है। लगातार जैसी छोटी बेटी होती है तो उसको अपन बच्ची होती हैं उनके नाक और कान छिदवाती हैं, लेकिन आज भी कोई भी लड़की जो है जिसका नया जन्म हो रहा है उसमें नाक और कान छिदे हुए नहीं मिलते। तो ये तीसरा हो गया। दूसरा हो गया, तीसरे नंबर पर यदि अपन देखें यहाँ पर, तो जो आपका जो चाइना है, चाइना में जो बच्चियाँ होती हैं उनके पैरों को छोटा रखने के लिए शुरुआतियों ने लोहे की जूतियाँ पहनाई जाती थीं जिससे उनके पैर छोटे रहें। लेकिन जब देखा गया था कि आगे चल करके जब पीढ़ी में हस्तांतरण हुआ तो उसमें इस तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी पैर उनके कैसे आ रहे हैं, बड़े ही आ रहे हैं। इसके अलावा एक और है, आदिवासी समाज पर अपन यदि दृष्टिपात करती है तो वो लोग टैटू गुदवाती है, जिसे अपन गुदना कहते हैं, गुदना। तो ये गुदना गुदवाती हैं, और ये गुदना वाला जो है आपका किसी भी महिला के गुदना गुदा हुआ दोबारा से नहीं आया। तो इस ऐसे ही आपका देखेंगे अपन, पाँचवें नंबर पर देखते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो आँख चश्मा लगाते हैं आँखों में, और उसके बाद में उसका उपयोग बहुत कर रहे हैं वो आँखों का, तो उनकी आँखें जो आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए, बहुत विकसित आनी चाहिए, लेकिन ऐसी विकसित आँखें नहीं आई। तो इस तरीके के कई उदाहरण थे जिसके आधार पर लैमार्कवाद का क्या हुआ, विरोध हुआ। हमेशा होता है कि सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में दो लोग खड़े हो जाते हैं, तो इन लोगों ने उदाहरण देकर के इनका विरोध किया। जैसे आपने एक और उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसमें क्या है आपका,
जो लोपीटा होते हैं वो लोपीटा क्या करते हैं, लगातार लोहे को पीटते हैं तो उनकी मांसपेशियां बन जाती हैं। उनका जो बच्चा आता है वो बॉडी बिल्डर होना चाहिए इस सिद्धांत के आधार पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये सब आपके किसके उदाहरण हैं, तो ये इन सब चीज़ों के उदाहरण हैं। बताता हूँ अभी ओडोंटोलॉजी है ना। अभी मैं सब चीज़ों की जानकारी दे दूंगा, आप लोग तो बस थोड़ा सा जुड़े रहिए और पढ़ाई पर अभी कंसंट्रेट करो, फिर अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे इन चीज़ों की। ये समझ में आ गया ना, जो चीज़ समझ में आ जाए तो उसके बारे में प्रतिक्रिया जरूर दे दें, जैसे मेरे को लगे कि हाँ आपकी समझ में आ रहा है, और जो लाइन समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछ जरूर लें आप लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब प्रश्न आता है टोंटोलॉजी क्या है, ये समझ में आ रहा है ना टोंटोलॉजी क्या है। तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसी को अपन कहते हैं टोंटोलॉजी, यानी विज्ञान की एक ब्रांच है ये टोंटोलॉजी, इसमें उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसी अपन क्या कहते हैं, टोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा टोंटोलॉजी क्या है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि लैमार्कवाद का विरोध, मैंने बता ही दिया आपको लैमार्कवाद का विरोध। हाँ, इसमें एक चीज और थी, लैमार्कवाद का विरोध में यानी बुरी तरह से समाप्त करने में एक वैज्ञानिक का बहुत बड़ा रोल है और उसका नाम है बीजमैन। वो कौन है आपके, बीजमैन, ये आ रहे हैं आपके बीजमैन। तो लैमार्कवाद का विरोध सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति ने किया था वो बीजमैन था। अन्य लोगों ने तो जैसे मैंने अभी आपको सिद्धांत बताए थे उसी तरीके से था, उन लोगों ने बता दिया था कि जैसे नाक कान नहीं छिदाए, कभी ये नहीं हुआ कभी ये नहीं हुआ, इस तरीके के उदाहरण दिए थे। लेकिन उन्होंने तो सिद्धांत के रूप में ही उसको सिद्ध वो कर दिया, फेल कर दिया बीजमैन ने। बीजमैन ने एक नया सिद्धांत भी दिया था, अपन आगे पढ़ेंगे। उस सिद्धांत का नाम है जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, जर्म प्लाज्म, जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो ये जर्म प्लाज्म की थ्योरी या प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी देने का श्रेय किसको जाता है, बीजमैन को जाता है। ये लैमार्कवाद का सबसे बड़ा विरोधी था, ध्यान रखना, लैमार्कवाद को समाप्त करने का श्रेय सैद्धांतिक रूप से जिस व्यक्ति को जाता है वो बीजमैन को जाता है। हाँ, और डार्विनवाद का ये प्रबल समर्थक था। तो डार्विनवाद के समर्थन में इसने बात करी है और लैमार्कवाद के विरोध में इसने बात की है। तो लैमार्कवाद के विरोध में इसने क्या बात की है उसको भी अपन यहीं जर्म प्लाज्म को समझ लेते हैं। ये कहता है कि जर्म प्लाज्म के आधार पर इसने कहा था कि इसने एक प्रयोग करके बताया। इसने एक चूहा लिया, चूहा, ठीक है ना, इस चूहा का इसने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद में क्या हुआ था, जैसे मान के चलो क्रॉस कराया यानी ब्रीड कराया, और ब्रीड कराने के बाद में फिर एक चूहा का पैदा हुआ आपका। अब ये चूहा पैदा हुआ, इसकी पूंछ जो थी उस पूंछ को काट दिया इसने, ठीक है ना। इसके बाद में फिर आगे बढ़ा, फिर उसके बाद में उनके बच्चे जो हुए उनकी पूंछ को काट दिया। इस तरीके से उसने 21 पीढ़ी तक नॉन स्टॉप चूहों की पूंछों को काटा। और जब इसने 22वीं पीढ़ी में देखी तो इस आधार पर लैमार्क क्या कहता है कि लगातार पूंछ विहीन चूहा पैदा हो रहे थे आपके, यानी पूंछ कट रही थी आपकी लगातार। तो 22वीं पीढ़ी में जाकर के चूहा कैसा होना चाहिए, पूंछ विहीन होना चाहिए। यह लैमार्क का सिद्धांत था, यानी इस चीज़ का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन 22वीं पीढ़ी में क्या देखता है कि जो चूहा पैदा हुआ है वो भी कैसा हुआ है, पूंछ युक्त हुआ है। यानी ये थ्योरी कैसी हो गई, गलत हो गई। कौन सी वाली, लैमार्कवाद वाली। यहाँ से लैमार्कवाद खत्म। फिर इसके बाद में इसने समझाया कि ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण बताया। देखिए, तो वो तभी तो आप इसको सैद्धांतिक रूप देंगे। विरोध तो अपन ने कर दिया, लेकिन विरोध के समर्थन में ही बताना पड़ेगा मेन कारण क्या था। तो इसने बताया था कि ये सब खेल जर्म प्लाज्म का है, जब प्रोटोप्लाज्म का है। तो यहाँ से अपन प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को समझ रहे हैं। यह जर्म प्लाज्म का सिद्धांत है प्रोटोप्लाज्म। ये दो प्रकार का होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। एक होता है आपका सोमेटो, समझना जरा इस चीज को, सोमेटोप्लाज्म, और एक होता है आपका जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म, एक सोमेटोप्लाज्म और दूसरा जर्म प्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म में यदि कोई परिवर्तन होता है तो वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, समझना। सोमेटोप्लाज्म में कोई परिवर्तन हुआ तो वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन जर्म प्लाज्म में यदि कोई परिवर्तन हुआ तो वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका पूंछ कट रही है वो कहाँ कट रही थी, सोमेटोप्लाज्म में कट रही थी। जैसे मान के चलो आप जा रहे हो, आपको एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में आपका हाथ कट जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो बच्चा होगा वो हाथ कटा हुआ हो, क्योंकि ये परिवर्तन किसमें, सोमेटोप्लाज्म में है यहाँ पर, ठीक है ना। और जो जिराफ का उदाहरण दिया था लैमार्क ने, जो उदाहरण दिया था लैमार्क ने किसका, सांप का उदाहरण दिया था, वो परिवर्तन किसमें हुए थे, जर्म प्लाज्म में हुए थे। इस वजह से वो एक पीढ़ी से किसमें जा रहे थे, दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे थे। और ये वाले जो प्रयोग थे आपके, ये वाले जैसे नाक कान की बात कर रहे हैं अपन, मांग की बात कर रहे हैं, गुदना की बात कर रहे हैं, ये सब परिवर्तन सोमेटोप्लाज्म में हो रहे हैं। इस वजह से ये दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं हो रहे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। उपार्जित सिम्टम क्या होती हैं अभी बता रहा हूँ मैं साल नहीं। उपार्जित लक्षण एक्चुअल में इसको इस तरीके से, ये क्लियर है ना यहाँ तक।
उपार्जित लक्षण उन लक्षणों को कहा जाता है जो वंशानुगत होती हैं। जैसे मान के चलो, इसको ऐसे मान लीजिएगा, ये आपके पुरुष और ये महिला है, इनके कुछ लक्षण बहुत अच्छे इनके हैं, कुछ कैरेक्टर यानी लक्षण, और कुछ लक्षण किसमें, महिला में बहुत अच्छे हैं। अब इनकी संतति जो आएगी आपकी, जब मैं आपको वंशानुगत पढ़ाऊंगा ना वहाँ क्लियर करूंगा इनको, और जब इनकी आएगी तो इनमें से कुछ लक्षण यहाँ से अच्छे आएंगे, कुछ लक्षण यहाँ से हैं, इनमें से जो आपके पावरफुल होंगे वो लक्षण संतान में आ जाएंगे। मान के चलो ये लड़का हुआ तो संतान में वो लक्षण आपके आ गए। अब ये संतान में ये लक्षण जब आए तो यहीं से फिर इसका जब विवाह होगा जाकर के, फिर उनके बच्चों में जाकर के वही लक्षण दोबारा से फिर आ गए आपके, इनके बच्चे में भी आ गए, फिर इनके बच्चे में भी आ गए। तो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं इन्हीं को कहते हैं उपार्जित लक्षण, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अच्छे लक्षणों का जाना, फिर दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में। अब ये लक्षण अच्छे भी हो सकते हैं और बेकार भी हो सकते हैं। अच्छे के संदर्भ में ये है, जैसे पढ़ाई से संबंधित यदि निकल गया तो पढ़ने वाले हो गए। अब कई आपने देखे होंगे जो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं वो भी आपकी वंशानुगत होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं, तो ये वंशानुगत होती हैं। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कई घरों में, जैसे पिता सिगरेट पीने के शौकीन होते हैं तो बच्चा भी एक आध कस मान लेते हैं, तो ये क्या है आपका, फिर उनका बच्चा भी यदि पीने लग जाए तो ये आप समझ जाइए कौन से उपार्जित लक्षण है आपके। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना। आगे देखना है अपन, ये बीजमैन का हो गया। बीजमैन ने 21 पीढ़ी तक चूहों की पूंछ काटी, उन्होंने देखा कि 22वीं पीढ़ी में भी पूंछ युक्त क्या हुआ है, चूहा पैदा हुआ है, और इस तरीके से उन्होंने लैमार्कवाद का विरोध किया। अब लैमार्कवाद का विरोध तो हो गया आपका, अब लैमार्कवाद के बाद में जाकर के समर्थन में भी कुछ लोग खड़े हो गए। लैमार्कवाद का विरोध किसने किया था, मैंने आपको बता दिया। वैज्ञानिक के रूप में पूछेगा तो कौन हो जाएगा आपका, बीजमैन हो जाएगा। क्या वैज्ञानिक बीजमैन था जिसने किया था, डार्विनवाद का समर्थक था। लेकिन इसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आया, कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग करना चालू किया। किसके समर्थन में प्रयोग करना चालू किया था, लैमार्कवाद के समर्थक में, यानी लैमार्क में उन्होंने जो प्रयोग किए थे। तो उसको अपन देख रहे हैं कौन कौन से प्रयोग उन्होंने किए थे। ये प्रयोग पूछे जाते हैं और इन प्रयोगकर्ता जितने हैं आपके मिलाकर के उनको नाम दे दिया जाता है नव लैमार्कवाद, यानी उन्होंने लैमार्क को दोबारा से स्थापित किया था, इसलिए इसको न्यू लैमार्किज्म के नाम से अपन जानते हैं। तो लैमार्कवाद को नया रूप स्वरूप प्रदान करने वाले वैज्ञानिक जिस विचारधारा के थे उसे अपन ने नाम क्या दिया है, नव लैमार्कवाद। तो ये कोई खास नहीं है, सिंपल है, नाम से पता चल जाएगा। अब इसमें 3 वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा थे, पैकर्ड था, स्पेंसर था, कोप था, कैमरर था, समनर था, मैकडूगल था। तो ये सब वैज्ञानिकों का एक समूह था। इन्होंने लैमार्कवाद को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था और उसके संदर्भ में इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों के आधार पर बताया। जैसे समनर का प्रयोग, ये आता है एग्जाम में, क्या समनर किससे संबंधित है, तो नव लैमार्कवाद से। समनर ने किस पर प्रयोग किए, तो बस आपको ध्यान रखना है, सफ़ेद चूहा पर। किस पर प्रयोग किए, सफ़ेद चूहा पर समनर ने प्रयोग किए। आगे क्या हुआ ये प्रयोग अंदर तक नहीं पूछेगा वो आपसे, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पढ़ लो, समनर का प्रयोग किस पर है, सफ़ेद चूहा। किससे संबंध है, नव लैमार्कवाद। ये क्या कहता है, अधिक तापक्रम, यानी सफ़ेद चूहों को समनर ने अधिक टेम्परेचर पर रखा, जिससे उनका शरीर, पिछली टांगें, कान और पूंछ कैसी हो गई, लंबी हो गई। उनका जो शरीर था, कान थी, पूंछ थी और पिछली टांगें कैसी हो गई, लंबी हुई। और लंबी होने के बाद में जब उनकी ब्रीडिंग कराई, ब्रीडिंग मतलब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, तो नेक्स्ट जनरेशन जो आई आपकी, उनकी संतानों में भी यही गुण था। फिर उनकी जब जाकर के क्रॉस कराया, फिर उनकी जो संतानें आई उनमें भी यही गुण था। यानी जो लैमार्क कह रहा है, लैमार्क क्या कह रहा है कि चूहों को यदि अधिक टेम्परेचर पर रख रहे हैं तो अधिक टेम्परेचर में ये गुण उनमें विकसित हुआ और यही गुण उनकी अगली संतति में चला गया। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, समनर और प्रयोग सफ़ेद चूहा, बस ये हिंट में रखें आप लोग। ये देख सकते हैं इस तरीके से, ये सामान्य था, फिर ये आपका शरीर बढ़ा टेम्परेचर में ज़्यादा रखने की वजह से, और ये पूंछ वगैरह, पिछली टांगें वगैरह बढ़ गई। ये प्रयोग कर रहे हैं समनर। अगला है कैमरर का प्रयोग। कैमरर ने उभयचर पर प्रयोग किया था। कैमरर, उभयचर किसे कहते हैं, एम्फीबिया होते हैं। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाऊंगा, वर्गीकरण, वहाँ क्लियर करेंगे इसको। तो ये कॉर्डेटा एक फाइलम होता है, उस फाइलम में कुछ क्लासें हैं आपकी 5, उन 5 क्लास में से दूसरे नंबर की जो क्लास है उसका नाम है उभयचर या एम्फीबिया। उभय माने होता है दोनों, चर माने रहने वाला, यानी जो जल में और थल में दोनों जगह रहते हैं उनको उभयचर कहते हैं। इसमें मेढक आ जाते हैं आपके मेन रूप से, स्पेशल यहाँ मेढक आते हैं। तो ये मेढकों में एक वेराइटी और होती है जिसको अपन सैलामेंडर के नाम से जानते हैं, सैलामेंडर। तो सैलामेंडर पर इन्होंने प्रयोग किया था कैमरर ने। तो देखिए समनर का प्रयोग क्या था, चूहा पर, सचू है ना, उसे याद कर लेना, सचू। तो स से हो जाएगा समनर, चू से हो जाएगा चूहा। ये नहीं तो एक दूसरे में भूलते हैं, समनर, कैमरर। और इसको याद कर लेना कैसा, एक ट्रिक बना लेना कैसा, ठीक है ना, कैसा। तो कैसे क्या हो जाएगा, कैमरर, और सा से क्या हो जाएगा, सैलामेंडर। उसे याद कर लेना क्या चीज़, समनर, स चू,
तो एक इस तरीके से इस शब्दों को थोड़ा सा एक्रोनिमिक शब्द में जोड़ लेना, जिससे आप भूलेंगे नहीं, डायरेक्ट पूछा जाता है। इसमें क्या है कि यहाँ प्रकाश टेम्परेचर में रखा उन्होंने, ये आपके सैलामेंडर है, ये देख सकते हैं इस तरीके का होता है सैलामेंडर, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ इसे बड़ा करके, ये इस तरीके के आपके सैलामेंडर। इनको जब टेम्परेचर में रखा तो इस तरीके से स्पॉट बनने लगे ये वाले, और जब स्पॉट बनने लगे तो उन्होंने कहा था कि यदि ज़्यादा टेम्परेचर में रखते हैं तो ये सैलामेंडर जो होता है आपका, ये फ्रॉग होता है आपका, मेढक का ही एक वेराइटी है आपकी, ठीक है ना, उभयचर वर्ग का है। तो इस तरीके से पीली पीले जो स्पॉट है आपके और ये ब्लैक स्पॉट में बदलने लग जाती हैं। ये वाला प्रयोग हुआ था इनका। अब इनके प्रयोग को देखने के लिए, जांचने के लिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब भी कोई सिद्धांत देता है या बताता है या विचार देता है तो उसके आलोचक और समर्थक दोनों आ जाते हैं। तो उन्हीं के उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था किंग्सली नोबेल। ये गए जाकर के इनकी लैब में गए, किसकी लैब में गए थे? कैमरर की लैब में। और कैमरर की लैब में जाकर के इन्होंने देखा कि ये वास्तव में इन्होंने प्रयोग किया वो सही है या नहीं है। जब इन्होंने इस प्रयोग को देखा, प्रयोग को देखने के बाद में उन्होंने एक लेख लिखा, उसमें लिखा था कि प्रभाव वगैरह कहीं कुछ नहीं है, और ये इन्होंने क्या किया है, पीले रंग का उनको इंजेक्शन दे दिया है सैलामेंडर को, जिस वजह से उनकी स्किन जो है वो कैसी हो गई आपकी, बदल गई। ये उन्होंने नई थ्योरी दे दी किंग्सली नोबेल ने, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहीं कुछ किया नहीं था। उस वजह से वो बात से बड़े दुखी हुए कैमरर, और कैमरर ने आत्महत्या कर ली। तो देखिए जरा, किसी पर गलत आरोप लगाते हैं और जो आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होता है तो इस तरीके से सुसाइड वगैरह भी कर लेता है। तो कैमरर ने आत्महत्या की है, ये ध्यान रखना। और किसकी वजह से की थी? किंग्सली नोबेल के कारण से। इन्होंने झूठा आरोप लगा दिया था उन पर। झूठा आरोप इसलिए लगाया था कि कहीं वो आगे न बढ़ जाए। यहाँ पर होता है कॉम्पिटिशन, इस तरीके से होता है कि दूसरे की, जैसे इसकी कोई लकीर है ना, ये कॉम्पिटिशन, ये लाइन है, और अपन लोगों की आदत होती है इसे काट करके छोटा करो, जबकि काट के छोटा मत करो, अपनी लाइन को बड़ा कर लो ना। तो लोगों पर अपनी लाइन बड़ा करने का टाइम नहीं है, बल्कि क्या है, काटे। अब ऐसे ही किंग्सली नोबेल यदि इतने अच्छे वैज्ञानिक होते तो अपना ही नाम कर लेते, लेकिन इन्होंने अपना नाम तो किया नहीं, उस पर आरोप लगा करके उनको निपटा दिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रश्न आ जाता है कि बताइए कैमरर ने किसके कारण से आत्महत्या की थी? तो किंग्सली नोबेल के कारण से। कैमरर ने किस पर प्रयोग किए थे? तो सैलामेंडर, कैसा के नाम से याद रखना आप लोग। और ये कैमरर का विरोध किसने किया था? तो किंग्सली नोबेल ने किया था। तो इस तरीके से आप लोगों को ये याद रह जाएंगे। मैकडूगल का प्रयोग, मैकडूगल ने भी सफ़ेद चूहों पर ही प्रयोग किया है। इन्होंने क्या किया था? जल के एक तालाब से जाने के लिए ट्रेनिंग दी थी इन्होंने क्या किया था? एक चैम्बर बनाया, ये इस तरीके का एक चैम्बर था। उस चैम्बर में एक साइड से जाने के लिए जिस तरीके से इन्होंने बनाया था चैम्बर, चलिए ऐसे यहाँ पर बना लेते हैं अपन। ये चैम्बर हो गया आपका, ये चैम्बर हो गया, और यहाँ पर करंट लगा दिया उन्होंने, और एक साइड में उन्होंने करंट नहीं लगाया। अब यहाँ से उन्होंने चूहा इसके चैम्बर के अंदर डाला, तो पहला चूहा करंट की ओर गया, फिर वापस लौट करके इधर से निकल गया। फिर उनकी अगली जो पीढ़ी आई वो थोड़ी बहुत इधर गई, बाद बाकी की इधर चली गई। फिर उसकी अगली पीढ़ी आई, वो इधर गई नहीं, वो सीधी क्या बगैर करंट वाले तार से, दरवाजे से होकर निकल गई। फिर उसकी अगली पीढ़ी आई, वो भी इधर बिल्कुल नहीं गई करंट की तरफ, बगैर करंट वाले से निकली। यानी जो करंट का झटका लग रहा था वो गुण उनकी अगली संतति में क्या है, चला गया। तो ये प्रयोग किसने किया है? मैकडूगल ने किया है। और किस पे किया था? सफ़ेद चूहों पर। तो देखिए चूहों पर दो प्रयोग हो गए, एक तो समनर का प्रयोग है और दूसरा आपका किसका है? मैकडूगल का प्रयोग है। ये जल के तालाब को लेकर के किया था और उन्होंने टेम्परेचर को लेकर किया है। इसके अलावा कैमरर का प्रयोग सैलामेंडर को लेकर के हुआ था। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। इसके बाद में फिर आता है डार्विनवाद। लेकिन डार्विनवाद को समझने से पहले आपको एक प्रश्न का जवाब देना है जरा, और वो प्रश्न मेरा ये है आपका कि लैमार्कवाद असफल हो गया। ये अपन ने पढ़ लिया, लैमार्कवाद ये असफल है, फेल है आपका, बीच मैंने उस थ्योरी को नकार दिया। लैमार्कवाद का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये थोड़ा सा आप मेरे को बताइएगा। लैमार्कवाद का महत्व यानी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं जब ये फेल हो गया? तो इसे पढ़ने का क्या फ़ायदा है आपका, बताएं जरा। बताएं जरा आप लोग, थोड़ा सा इसका जवाब दीजिएगा जरा। लैमार्कवाद फेल हो गया तो लैमार्कवाद को पढ़ने का क्या फ़ायदा है आपका, उद्देश्य क्या है लैमार्कवाद को पढ़ने का? बिल्कुल सही है, और भी बताएं आप लोग। सही है संजीव, और बताएं।
हाँ और बताएं अंशुल, ठीक है। और बताएं, देखिए लैमार्क बाद मैं बता देता हूँ आपको, ये इंटरव्यू वगैरह जो होती है ना एग्जाम की, उनमें पूछ लिया जाता है, बाद बाकी का तौर तो नहीं आएगा। लैमार्क बाद का सबसे बड़ा जो महत्व है वो ये है कि उसने इस सिद्धांत को उस समय पर दिया था जब धर्म का बोलबाला था और धर्म के आधार पर विकास की एक कल्पना चल रही थी, स्टोरियाँ चल रही थी। तो उसने धर्म को नकारते हुए सिद्धांत के रूप में विज्ञान को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और विकास की एक नई स्टोरी बताई, जिससे जो अन्य वैज्ञानिक है उस पर काम कर सके। समझ में आ गया ना, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, यदि वो वंशानुगत के सिद्धांत को बता देता, जैसे बीच मैंने बताया था जर्म प्लाज्म के सिद्धांत में कि किस में चेंज होगा किस में नहीं होगा, तो आज भी लैमार्कवाद ज्यों का त्यों बिल्कुल सही है। लेकिन जिस समय लैमार्क रिसर्च कर रहा था उस समय पर वंशानुगत के जो सिद्धांत होते हैं या आनुवांशिकता के जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में कोई जानता ही नहीं था। ये तो मेंडल ने बाद में बताया है आनुवांशिकता के सिद्धांत, केवल एक लाइन कहने से चूक गए थे लैमार्क। और वो लाइन मेन रूप से कौन सी थी, ये जीएस के दृष्टिकोण में बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, सब्जेक्ट के दृष्टिकोण में नहीं है। सब्जेक्ट में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, अपन जीएस पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि कोई कमेंट्स वगैरह करे, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, अपन जीएस पढ़ रहे हैं, अपन सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो जीएस में आता है कि यदि लैमार्कवाद में क्या चीज़ पूरी कर दी जाए या डाल दी जाए तो लैमार्कवाद सही हो जाएगा। तो वंशानुगत के सिद्धांत को यदि कह दिया जाए या जर्म प्लाज्म वाला कि जर्म प्लाज्म जो है उसमें जो परिवर्तन होगा वो अगली पीढ़ी में जाएगा, सामान्य जो प्लाज्म है उसमें परिवर्तन है वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा, तो लैमार्कवाद सही है। हो गया होगा क्लियर। अब पढ़ रहे हैं अपन डार्विनवाद। जिस किसी को ऐप को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है वो अपन शूट आउट कर लेंगे, अभी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। डार्विनवाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये डार्विनवाद आपका, डार्विन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। पहले आप इसकी जनरल फैक्ट समझें, फिर इसकी मैं बायोग्राफी भी आपको बताऊंगा कैसे क्या हुआ, कौन थे ये, कैसे चले। तो ये डार्विनवाद है आपका, ठीक है ना। प्रस्तुतकर्ता कौन थे, तो चार्ल्स डार्विन थे, ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। प्रश्न यहाँ से भी बनता है, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक, वैसे तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पुस्तक है वो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किताब इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। जहाज का नाम क्या था, तो इनके जहाज का नाम था वीगल। ये स्टोरी है पूरी, अभी अपन चर्चा करेंगे। कहाँ की यात्रा की इन्होंने, तो गैलापागोस द्वीप समूह की यात्रा की थी। ये गैलापागोस द्वीप समूह आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है। एक्चुअल में क्या था, ये इनके भी जो पिता थे उनका नाम था रॉबर्ट डार्विन, उनके जो दादा थे ये काफ़ी अमीर परिवार से संबंधित थे। ये 6 भाई बहन थे आपके डार्विन, 6 भाई बहन थे, ये छोटे थे उसमें, और इनके दादा डॉक्टर थे, इनके पिता भी डॉक्टर थे, और वो भी चाह रहे थे कि मेरा बच्चा भी आगे चल के कौन बने, डॉक्टर। क्योंकि सब लोगों की इच्छा होती है डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, और इस तरीके से क्लिनिक वगैरह बना हुआ था, पैसा बहुत ज़्यादा था इनके पास में, तो यहाँ पर इन्होंने पढ़ने के लिए इनको भेजा। लेकिन ये शुरुआत से ही प्रकृति प्रेमी थे और इसलिए इनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा पढ़ाई लिखाई में। वहाँ पर इनको जैसे तैसे इन्होंने यूनिवर्सिटी से पास की, और पास करने के बाद में इनको डॉक्टर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर बनने के लिए तैयार नहीं हुए। इसी बीच में क्या हुआ था, 1931 की बात है। 1931 में जो अपन बात कर रहे हैं ना, ये बीगल नाम का जहाज़, ये आपका बीगल नाम का जहाज़ था, ये विश्व भ्रमण पर जाने वाला था। और यहाँ के जो प्रोफेसर थे उन प्रोफेसर का नाम था आपका डॉक्टर हेंसलो, डॉक्टर हेंसलो। तो डॉक्टर हेंसलो के नेतृत्व में ये जा रहा था। तो इन्होंने इनसे कहा था कि तुम चूंकि प्रकृति पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हो, नेचर पे रिसर्च करना चाह रहे हो, तो क्यों ना तुम हमारे जहाज़ के साथ चलो। पहले इस तरीके की यात्राएं होती थी जहाज़ों पर, तो उसमें कई अलग अलग लोगों को लेकर के जाते थे। रिसर्च करने वाले अलग होते थे, चित्र बनाने वाले अलग होते थे, रास्ता दिखाने वाले अलग होते थे, मैप बनाने वाले अलग होते थे। इस तरीके की यात्राओं के लिए जहाज़ निकलते थे। तो ये यात्रा के लिए जहाज़ निकला था आपका 1931 में, ये 1931 में निकला है आपका जहाज़, और ये आपका 5 साल तक इसने वहाँ पर वर्क किया था। चूँकि ये जहाज़ जा रहा था, यात्रा पे जा रहे थे, तो इन्होंने इनके पिता से कहा, डॉक्टर हेंसेलो से ने, और जब इनके पिता ने इन पर भेजने से मना कर दिया, इन्होंने कह दिया था कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। चूँकि क्या फ्री में तो जा नहीं रहा था, पैसा लगता था वहाँ पर, तो पैसा लेना था। चूँकि पैसा ये दे सकते थे, इसलिए डॉक्टर हेंसलो की इच्छा थी कि ये चले यहाँ पर हमारे साथ, जैसे हमें पैसा भी मिलेगा, क्योंकि यात्रा के लिए पैसा भी तो चाहिए यहाँ पर, और ये अमीर हैं। ये इसलिए नहीं भेजना चाह रहे थे क्योंकि ये इस तरीके की यात्रा करने से मिलेगा क्या इनको, हम इन्हें डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, 5 साल बर्बाद करेगा और कुछ नहीं है। हर पिता सोचता है अपने बच्चे के बारे में, तो वही चीज़ इन्होंने सोची, किसने, रॉबर्ट डार्विन ने। बाद में जाकर के नहीं माने तो फिर इनको झुकना पड़ा, और रॉबर्ट डार्विन ने इनको अनुमति दे दी। इस तरीके से इनकी यात्रा चालू हुई। और इनकी यात्रा किसके रूप में थी, ये भी समझ लो। इनकी यात्रा थी आपके जीवाश्म रिसर्च के रूप में, कि जो जीवाश्म वगैरह मिलेंगे उनको आपको क्या करना है, खोजना है इस यात्रा के दौरान।
धर्म के बारे में बताने वाले अलग थे, उसमें चित्र बनाने वाले अलग थे, मैप बनाने वाले अलग थे, तो सब अलग अलग लोग थे। ये इनकी मूल रूप से भूमिका थी उसमें यात्रा को लेकर के। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इनका मुख्य कार्य क्या था? जीवाश्म को खोजना था। अब इसके बाद में ये यात्रा पे पहुंचे। पहुंचने के बाद में ये कहाँ पहुंचे? गैलापागोस द्वीप समूह पर। वहाँ देख करके इन्होंने देखा था कि यहाँ तो बहुत वैरायटी के अलग अलग पशु पक्षी हैं आपके। उसे देख करके इनको बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नेचर में इतना भी परिवर्तन है आपका। इतने विशालकाय कछुए थे कि एक कछुए में बैठ करके इन्होंने काफ़ी दूर तक यात्रा भी की थी। इन्होंने वहाँ पर चिड़ियाओं को खोजा था, जिन्हें डार्विन फिंचेस नाम दिया था। इन्होंने क्या नाम दिया था? डार्विन फिंचेस। और इस तरीके से रिसर्च करा करके ये वापस लौट करके आए थे। तो ये है। फिर इसी बीच में क्या था, क्या ऐसी ही तरीके की यात्रा पर एक व्यक्ति और गए थे, उन्होंने भी रिसर्च की थी। फिर इनका झुकाव धीरे धीरे एवोल्यूशन की ओर बढ़ने लगा कि हमारा विकास कैसे हुआ है, हम कहाँ से आए, किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ है, उस पर इनका कंसंट्रेशन होने लगा। और जो चर्च का साम्राज्य चल रहा था, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, सर्च की थ्योरी यहाँ पे भी थी आपकी। सर्च जो लगातार कह रहा था चर्च आपका, तो उसे लेकर के इनको डर भी था कि कहीं हमारा विरोध ना होने लग जाए। इस वजह से ये अपने विचारों को नहीं रख रहे थे। इनके साथ का जो वैज्ञानिक था वो भी अपने विचारों को नहीं रख रहे थे। बाद में इन दोनों की मुलाकात हुई। ध्यान रखना, लुई पाश्चर भी उस समय पे थे आपके। उस समय लुई पाश्चर भी थे। इनकी एक छोटी बेटी थी। बाद में जब यात्रा से लौट करके आए तो उनका विवाह हुआ था और इनकी 12 संतानें थीं। तो वो स्टोरी अपन कभी आगे चल करके पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखें आप। तो उस समय पर क्या हुआ था, फिर एक स्टोरी और थी कि इसके बाद ही आपस में मिले, और मिलने के बाद में उन्होंने कहा था जो आपकी कॉन्सेप्ट है वही हमारे कॉन्सेप्ट हैं। फिर दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से एक किताब प्रकाशित कराई। उस किताब का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इस किताब ने तहलका मचा दिया था, एकदम नया कॉन्सेप्ट दिया था जीव की उत्पत्ति के बारे में, क्या किस तरीके से विकास होता है, क्रम बाइज क्रम उन्होंने समझाया। कई लोगों ने इनकी आलोचना करी, बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन के शिकार भी हो गए थे उस समय। कई लोगों ने इनको धिक्कारना चालू किया कि आप चर्च के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि उस समय ईसा मसीह को ही परमपिता माना जाता था कि उन्होंने ही सबको जन्म दिया है, उनके बगैर कुछ नहीं होगा। और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि हमारे पूर्वज ईसा मसीह नहीं बल्कि कौन है? कपी हैं। इस तरीके से कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। तो इस तरीके का नया कॉन्सेप्ट आपसे एकाएक आकर के कोई कहे कि अपने पूर्वज जो है वो कौन है? गोरिल्ला, चिंपांजी हैं, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? नया विचार है, नहीं करेंगे। तो यही चीज़ इनके साथ में भी हुई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा डार्विनवाद को लेके, है ना। तो जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और डार्विन को अपन क्या कहते हैं? पुरावशेषों का महानतम अन्वेषक कहते हैं। यानी जीवाश्मों को खोजने का श्रेय, बहुत सारे श्रेय इनको जाता है। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। इनकी जो सोच थी वो ये सोच थी कि प्रत्येक जो जीव है उसमें प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, यानी हमारी संतान ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसके कारण से उनकी आबादी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत क्या करना होता है? संघर्ष। तो प्रत्येक जीव की पहले क्या आदत होती है, या उसकी मेन विचार क्या होता है? तो उसका विचार होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संतान उत्पन्न करें। जैसे आप अपन लोग देखते हैं, जैसे विवाह होता है तो अपने जो बुजुर्ग होते हैं वैसे आशीर्वाद देने लग जाती है कि जल्दी से जल्दी बच्चा हो। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट लागू होना चालू हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है ना। तो यही है कि डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसके कारण से उनकी आबादी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और प्रत्येक जीव, जब आबादी बढ़ती है तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी। जब आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो जितने लोग होंगे उनमें आपस में क्या होगा? फाइट होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और एक दूसरे से जीवन पर्यंत क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। क्योंकि साधन तो संसाधन तो आपके सीमित हैं, आपकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। ये संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय और पर्यावरणीय 3 प्रकार का होता है। और इस संघर्ष में सबसे खतरनाक कौन सा होता है? सजातीय होता है। सजातीय खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं सेम है, इसलिए खतरनाक है। दूसरी जाति के साथ में जो संघर्ष होगा वो खतरनाक नहीं होगा। यहाँ जाति का मतलब मानव जाति है पूरी आपकी। जैसे मानव जाति का संघर्ष मानव जाति के साथ, जैसे अब चाइना है, चाइना अपनी ज़मीन को आगे बढ़ाने के लिए विस्तारवादी नीति बना रहा है, लगातार कहीं ना कहीं वो कर रहा है। जैसे रूस के एक शहर पर उसने दावा कर दिया, भूटान पे दावा कर दिया, भारत पे कर दिया, ताइवान पे कर दिया, जापान के द्वीपों पर कर दिया, तो वो अपनी विस्तारवादी नीति बढ़ा रहा है। तो ये मानव जाति के लिए खतरा है आपका चाइना, है ना। और इसी तरीके से जो मानव जाति है उसका संघर्ष कुत्तों के साथ में हो, तो कुत्ता एक दूसरी जाति हो गई, मानव एक अलग जाति हो गई। तो यहाँ पर मानव का मानव के साथ जो संघर्ष है वो खतरनाक होगा। ऐसी कुत्तों का कुत्तों के साथ जो संघर्ष होगा वो खतरनाक होगा, क्योंकि कुत्तों की जो आवश्यकता होंगी वो समान होंगी, मानव की जो आवश्यकता है वो कैसी होंगी? समान होंगी। तीसरा संघर्ष कौन होगा? वातावरण के साथ। जैसे अपन देख रहे हैं लद्दाख में जबरदस्त तरीके से सर्दी पड़ रही है, उस सर्दी वाले इलाके में भी आपकी सेना वहाँ पर डटी हुई है भारत की रक्षा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें कैसी है? वातावरण में। अब वहाँ से यदि अपन सर्दियों में से वहाँ से भाग आती है या सैनिक वहाँ से निकल आएंगे तो चाइना कब्जा कर लेगा। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं आपकी, ठीक है ना, क्योंकि ये जीवों की आवश्यकताएं कैसी हैं? सबकी समान है।
दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं, ये वेरिएशन आता है। अब जैसे अपन देखें कि जो मनुष्य हैं, दो मनुष्य हैं और ये दोनों मनुष्यों में अपन देखें कि दोनों समान हो तो नहीं होंगे, इन दोनों में कोई ना कोई क्या होगी, विभिन्नता होगी। विभिन्नता को अपन वेरिएशन कहती है। ये डीएनए वगैरह के कारण से होता है, जब अपन आनुवंशिकता पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। तो ये वंशानुक्रम में मिलता है, कोई इंटेलिजेंट होगा, कोई इंटेलिजेंट नहीं होगा। कुछ वेरिएशन जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं और कुछ लाभदायक नहीं होती। उपयोगिता विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं। काफ़ी समय बाद ये जीवधारियों के जो लक्षण होते हैं वो मूल जीवधारी से इतने ज़्यादा अलग हो जाते हैं कि अपन उनको पहचान ही नहीं पाते। जैसे मान के चलो, इसको ऐसे समझ लो, अपन लोग यहाँ मध्य प्रदेश में निवास कर रहे हैं, मुरैना में। अब अपना कोई भाई बंधु अमेरिका पहुँच जाए, अमेरिका में जाकर के रहने लगे, वहीं पर विवाह कर ले, फिर उनकी अगली पीढ़ी आएगी, फिर उसकी अगली पीढ़ी आएगी, तो बिल्कुल अंग्रेज होगी, अपन पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये मुरैना का रहने वाला था। और उनकी बोलने की जो टंग वगैरह जो होगी उन बच्चों की, वो भी कैसी होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से उपार्जित लक्षण हो गए आपके, और वो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में क्या हो गए, आनुवांशिक रूप से बढ़ते चले गए, और वो एक नई जाति बन जाती है। और वो नई जाति क्या हो जाएगी, अपन जाति से बिल्कुल अलग हो जाएगी। इसे अपन चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ये अच्छा उदाहरण है, समझना जरा। प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता, इसे अपन बोलते हैं ओवर प्रोडक्शन। इसे क्या कहेंगे, ओवर प्रोडक्शन। इसके एक उन्होंने उदाहरण भी दिया था हाथी का। जैसे हाथी है, हाथी साल में एक बच्चे को जन्म देती है माँ, और ये सब के सब जिंदा रहें, या समुद्र में जो मछलियाँ हैं वो सब की सब जिंदा रहें, तो समुद्र ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय भर जाएगा, 1 साल में भर जाएगा। लेकिन आज तक समुद्र नहीं भरा है, क्योंकि उस पर प्रकृति क्या करती है, कंट्रोल करती है, नेचर उस पर कंट्रोल कर रही है। और ये कंट्रोल किसकी वजह से हो रहा है, संघर्ष की वजह से। तो ये आपका आ गया, प्रकृति का कंट्रोल संघर्ष में होता है। ये संघर्ष 3 प्रकार का है, सजातीय, अंतर्जातीय, पर्यावरणीय। सजाति का मतलब स्वयं की जाति के साथ, अंतर्जाति मतलब अपनी जाति और दूसरी जाति के साथ, और पर्यावरणीय मतलब वातावरण का, जैसे बरसात है, टेम्परेचर है, सर्दी है, बाढ़ है, इनसे। अब इसमें से क्या होगा, जो अच्छे लक्षण वाले होंगे, जो संघर्ष कर सकते हैं, वो वेरिएशन आएगी, विभिन्नता यानी वेरिएशन होगी। ये वेरिएशन 2 प्रकार की होगी, एक हानिकारक होगी, दूसरी कैसी होगी, लाभदायक होगी। तो लाभदायक वेरिएशन आपकी अलग होती चली जाएंगी, और वो इकट्ठी होकर के इकट्ठी होती रहेंगी। फिर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, और तीसरी से चौथी पीढ़ी में जाएंगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जो आपकी मूल पीढ़ी है उससे ये बिल्कुल अलग हो जाएंगी, और इस तरीके से आपकी एक नई जाति बन जाएगी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका नई जाति का उदाहरण। तो यही इन्होंने डार्विन ने समझाया था। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से नई जाति बनी थी। तो ये आपका डार्विनवाद। ये चार्ल्स डार्विन ने बीगल नामक जहाज से गैलापागोस द्वीप की यात्रा की। उन्होंने विकास की एक जीवित प्रयोगशाला देखी तथा पक्षियों की एक नई प्रजाति को देखा, और उसे नाम क्या दिया था, डार्विन नाम दिया था इन्होंने। उसे नाम क्या दिया है, डार्विन। इस तरीके से जहाज के द्वारा गए हैं ये आपके, ये जहाज था इस तरीके का। ये जहाज बाद में भी यात्रा पे भी गया था यहाँ पर, और इसके जो कैप्टन थे वो थे आपके रॉबर्ट फिट्स रॉय, वो कैप्टन थे जो इस पर लेके गए थे। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आपका गैलापागोस द्वीप समूह, ये गैलापागोस द्वीप समूह है आपका। यहाँ पर आपका सेंटा फा करके है, सेंटियागो, ये वाला जो है, सबसे पहले वो इस द्वीप पर गए थे यहाँ पर। तो ये गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जो महाद्वीपी इक्वाडोर से 972 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और वन्य जीव यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता है। यहाँ वैरायटी वाले मिलते हैं। यदि ऐसे मैप पे देखेंगे अपन तो इस तरीके का है आपका मैप। यहाँ से इस तरीके से चक्कर लगा करके यहाँ पर गए थे गैलापागोस। ये आपका गैलापागोस द्वीप समूह इस जगह पर है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से चक्कर लगाया है और इस जगह पर ये पहुँची है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये इस जगह पर है आपका। और ये थोड़ा सा गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये गैलापागोस द्वीप समूह, यहीं पर वैरायटी देखी थी उन्होंने, विभिन्न जीवित प्रयोगशाला थी इस जहाज पर। ये यूनेस्को की सूची में वर्तमान में शामिल है जी आपका गैलापागोस द्वीप समूह। थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे आपको याद करने में दिक्कत नहीं आई। ये देख सकते हैं, ये विशालकाय जी, ये सी लॉइन है आपके स्तनधारी हैं।
हाँ, लेवोसियर और लुई पाश्चर दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं सालिनी। लेवोसियर अलग है, लुई पाश्चर अलग है। फर्मेंटेशन की खोज ईस्ट में सबसे पहले लुई पाश्चर ने की थी। ये फ्रांस के रहने वाले हैं लुई पाश्चर। जो आपका कुत्ता काटने वाला जो टीका होता है, कुत्ता काट जाता है तो जो टीका है वो भी आपका लुई पाश्चर ने ही बनाया था। पाश्चुरीकरण का जो सिद्धांत है आपका, वो भी लुई पाश्चर ने ही दिया है आपका। लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत भी दिया है। तो ये सब आपके लुई पाश्चर हैं, और लेवोसियर अलग है और लुई पाश्चर अलग है। ठीक है, ये डार्विन फिंचेस हैं। इस तरीके की इन्होंने वैरायटी की चिड़ियाँ देखी थी, उन चिड़ियों को इन्होंने नाम दिया था डार्विन फिंचेस। तो डार्विन फिंचेस नाम दिया है इन्होंने यहाँ पर, ये डार्विन फिंचेस नाम दिया है। ये देख सकते हैं, ये डार्विन ने ही खोजी हैं आपकी ये चिड़ियाँ हैं। और डार्विन मुख्य रूप से दो लोगों से अधिक प्रभावित थे। एक थे आपके चार्ल्स लायन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जियोलॉजी के सिद्धांत। चार्ल्स लायन ये भूगोलविद थे, और जब यात्रा कर रहे थे आपके ये बीगल नामक जहाज पर, तब उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बीगल नामक जहाज पर इन्होंने किस पुस्तक को पढ़ा था? तो बीगल नामक जहाज पर इन्होंने पुस्तक पढ़ा था जियोलॉजी के सिद्धांत। इसके लेखक कौन है? तो चार्ल्स लायन। एक किताब और पढ़ी थी माल्थस की, और वो था आपका एक निबंध था पॉपुलेशन को लेकर के। तो पॉपुलेशन पर जो काम किया है आपकी जनसंख्या पर, वो माल्थस ने किया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जनसंख्या पर रिसर्च वर्क किसका है? तो माल्थस का है। उससे से ये प्रभावित थे। ये आपके माल्थस हैं और ये आपके चार्ल्स लॉयन हैं। तो इन दोनों से ये प्रभावित थे और इन्होंने किताबें इनकी पढ़ी थी। और डार्विन को वास्तव में दो अंग्रेज वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था। उनमें एक वेलेस हैं, ये आपके अल्फ्रेड रसेल वेलेस, और ये दूसरे आपके कौन है? चार्ल्स डार्विन है। मैंने आप लोगों को बताया था, वहाँ पे पहले काय का शासन चल रहा था? चर्च का चल रहा था। इस वजह से ये लोग एकदम सामने नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि एक नया विचार लेकर के आएंगे तो उस विचार को लेकर के क्या होगी? आलोचना होगी, क्योंकि यहाँ पर आलोचना बहुत ज़्यादा होती है। नए विचार को एकदम आप स्थापित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये चुपचाप फिर लेकर के आए। बाद में जाकर के इन्होंने रिस्क उठाई कि कहीं कुछ नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा, और इस तरीके से ये लेकर के दोनों ने इसको प्रस्तुत किया था। किसको? आपका डार्विनवाद, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ ध्यान रखना, इन्होंने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? जो सर्वाइव कर सकता है वही वो आगे जाएगा, जो सर्वाइव नहीं कर सकता वो पीढ़ी यहाँ पर नष्ट हो जाएगी। यानी आगे की जनरेशन में वही पीढ़ी पहुँचेगी जो यहाँ पर जिसे सामान्य भाषा में कहें, जिसकी लाठी उसी की भैंस। यानी जिसमें ताकत है वो तो यहाँ पर फाइट करेगा, और जिसमें ताकत नहीं है वो फाइट नहीं करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने दिया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बताना भूल गए कि सर्वाइव आया कहाँ से आपका, तो इसके बारे में इन्होंने कोई भी शब्द नहीं कहा है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता थे डॉक्टर हेंसेलो, यही अपने साथ में इनको लेकर के गए थे। ये गई थी नहीं, गए थे हैं, ये पुरुष हैं ये, ठीक है ना। और ये योग्यतम की उत्तरजीविता, ये ध्यान रखना, योग्यतम की उत्तरजीविता मतलब अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये विचार सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। ये अंग्रेज दार्शनिक यानी फिलोसफर थे, इन्होंने कहा था अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो किसने कहा था? डार्विन ने कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत क्या होता है? तो बीजमैन ने दिया ये जर्म प्लाज्म का सिद्धांत, है ना। जर्मनी के वैज्ञानिक वाइजमैन ने डार्विनवाद की कमी आनुवंशिकता को समझाने के लिए जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। ये लैमार्कवाद के विरोधी थे और डार्विनवाद के कौन है? समर्थक हैं। प्रयोग किस पे किया था? चूहे पे। और कैसे क्या थ्योरी थी वो मैं बता चुका। जर्म प्लाज्म में यदि कोई परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन आपकी दूसरी पीढ़ी में जाएगा, और यदि आपका ये परिवर्तन नहीं होता है, सोमेटोप्लाज्म में होता है, तो ये परिवर्तन दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये जर्म प्लाज्म आपका दो प्रकार का हो गया, या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। एक है सामान्य यानी सोमेटोप्लाज्म, एक है आपका जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म में ये आपका डीएनए वगैरह रहता है, डीएनए आरएनए वगैरह, यही परिवर्तन होकर दूसरी में जा रहा है। यहाँ परिवर्तन है, नहीं होगा, यहाँ परिवर्तन है, अगली पीढ़ी में जाएगा। ये है बस, और कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है ना, इसको भी समझ लीजिएगा। इसमें क्या है, ये हॉलैंड के वनस्पति शास्त्री हैं ह्यूगो डी व्रीज, ये नाम से ही आता है सीगा। म्यूटेशन थ्योरी किसने दी की, या उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया है? तो ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया है ये सिद्धांत। उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत है, ये म्यूटेशन है आपका, ये बताता है ये म्यूटेशन जो है वो अनिश्चित होते हैं आपके। जो आपका जो डीएनए है, उस डीएनए में एकाएक परिवर्तन हो जाता है, और डीएनए में ही आपके लक्षण पाए जाते हैं, और ये लक्षण एक स्थान से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं।
और इस तरीके से लक्षण इकट्ठी होती यदि चले गए आपके ट्रांसफर होते हुए तो एक नई पीढ़ी का जन्म होता है और नई पीढ़ी से एक नई जाति बन जाती है। और ये आपके जो होते हैं आपके कौन से उत्परिवर्तन, ये हानिकारक और लाभदायक दोनों प्रकार के होते हैं। ये अनिश्चित होते हैं, हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी हैं, तो दोनों प्रकार के हैं। आपसे प्रश्न जो बस इतना पूछा जाएगा, उत्परिवर्तन सिद्धांत या म्यूटेशन थ्योरी किसने दी है, तो ये दी है आपकी ह्यूगो डी व्रीज ने। ये किस पर रिसर्च करके दी थी इन्होंने, तो इस पौधे पर दी है। ये पौधा है वनस्पति में और जंतुओं में ये मेमना है, भेड़ है ये आपका। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत इनोथीरा लेमार्कियाना नामक पौधे पर दिया है ना। इसे सामान्यतः इवनिंग प्रमरोज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने जंतुओं पर भी इस पर रिसर्च करी थी। जंतुओं में क्या था कि भेड़ जो थी आपकी, उन्होंने भेड़ को देखा कि भेड़ का एक बच्चा है वो लगड़ाते हुए जा रहा है। फिर उन्होंने देखा इसका पैर छोटा क्यों है। जब उसका अध्ययन किया तो पता चला कि उसका जो डीएनए उसमें परिवर्तन हुआ है, इसके कारण से उसका जो पैर है वो एक छोटा रह गया, और ये उसी को इन्होंने नाम दिया था म्यूटेशन। या अब ये म्यूटेशन कैसे हो सकते हैं, तो म्यूटेशन कई प्रकार से हो सकते हैं। रेडिएशन के द्वारा हो सकते हैं आपके, केमिकल जिसे अपन केमिकल कह रहे हैं। दूसरे इसके अलावा आपके टेम्परेचर के द्वारा भी रेडिएशन हो सकते हैं आपके। तो इस तरीके के म्यूटेशन दवाइयों के द्वारा भी हो सकते हैं। तो कई तरीके से आपका ये म्यूटेशन हो सकता है। इसके बाद संश्लेषणात्मक सिद्धांत है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एक्चुअल में क्या है, जो डार्विनवाद है आपका, उसको मिला जुला करके और डार्विनवाद की जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए इसे लेकर के आए थे संश्लेषणात्मक थ्योरी को। और इसमें कई लोग हैं, इसमें डाबजेंस्की आपका, जूलियन हक्सले है, फिशर है, हेल्डेन है, मेयर है, ये सब है। एक्चुअल में इसी को आप नव डार्विनवाद भी कह सकते हो। नव डार्विनवाद यानी डार्विन की जो कमियां थी उन्हें दूर करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनको नव डार्विनवाद कह दो, उन्हीं को मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कह दो। और इसमें यदि आपसे पूछा जाता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को देने वाला कौन था, तो कोई एक नहीं था, कई लोगों का प्रयास है इसमें। और यदि एक ही पूछा जाए तो आंसर आप डाबजेंस्की देना। कौन आएगा आपका, डाबजेंस्की। ये है आपका मैन। डाबजेंस्की यदि ऑप्शन में नहीं है तब आप सेकंड नंबर पर लगा सकते हैं जूलियन हक्सले, लेकिन पहले नंबर पे डाबजेंस्की को ही रखें। ये आपके हेल्डेन है, ये फिशर है और ये मेयर है। ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी से जुड़े हुए हैं ये लोग। इसके बाद बायोजेनेटिक नियम आता है आपका, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। बायोजेनेटिक नियम, इस नियम का प्रतिपादन बॉन बियर ने किया था। ये सामने शख्स देख रहे हैं, ये बॉन बियर हैं। तो बायोजेनेटिक नियम किसने दिया है, बॉन बियर ने दिया है। इसको ऐसे याद रख लेना आप लोग, बायो में बा शब्द आ रहा है, बॉन में बा, बियर में बा, तो इस तरीके से याद रख लेना बॉन बियर। तो बायोजेनेटिक नियम किसने दिया है, बॉन बियर ने। इस मत के अनुसार जंतु जो होते हैं, जंतु यानी एनिमल, अपनी भ्रूण अवस्था, भ्रूण माने एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड का मतलब होता है जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर होता है उस समय। तो एम्ब्रियोनिक अवस्था में पूर्वजों की भ्रूण अवस्था को दर्शाता है। ये लाइन समझ में आई आपकी। बायोजेनेटिक नियम क्या कहता है, तो बायोजेनेटिक नियम कहता है आपका, हाँ लेवाइसी है फादर ऑफ केमिस्ट्री, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना जरा। तो इस मत के अनुसार जंतु अपनी भ्रूण अवस्था में किसको दर्शा रहा है, पूर्वजों की भ्रूण अवस्था को। इसमें क्या है, जैसे मछली है आपकी, मछली, मेढक, इसके बाद सरीसृप यानी रेप्टाइल, कोई भी आप सांप वगैरह ले सकते हो, इसके बाद पक्षी और मनुष्य, इनके भ्रूणों को यानी जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर हो तो उनको साथ में रखेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका पहचान नहीं पाओगे आप वहाँ पर। यानी ये अपने पूर्वजों की भ्रूण अवस्था को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। तो ये बच्चे का माँ के गर्भ के अंदर का फोटो है जी आपका, ये देख सकते हो आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये आपका ये भ्रूण अवस्था है आपकी इस तरीके से। अब पुनरावर्तन का सिद्धांत, इसको भी और समझ लीजिएगा। ये नाम सिद्धांत किसने दिए हैं, बस यही पे एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। पुनरावर्तन का सिद्धांत ये अर्नेस्ट हीकल ने दिया था। ये किसने दिया, हीकल ने, हीकल है, हीकल ने यह सिद्धांत दिया। इस मत के अनुसार प्रत्येक जीव का व्यक्ति व्रत उसके जाति व्रत की पुनरावृत्ति करता है। ये क्या कर रहा है, बस केवल एक लाइन याद रखनी है, पुनरावर्तन का सिद्धांत। तो अर्नेस्ट हीकल ने दिया है प्रत्येक जीव का व्यक्ति व्रत जाति व्रत की क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है। फाइलोजेनी रिपीट टू। इसके बाद पूर्वजता का सिद्धांत, जिसे अपन प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये बहुत समय पहले पूर्वजों में पाए जाने वाले लक्षणों का जीवन में प्रकट हो जाना पूर्वजता कहलाता है। यानी अपन जो लोग थे, जैसे कपी थे, गोरिल्ला वगैरह थे, उनमें जो लक्षण पाए जाते थे वो लक्षण एकाएक आप में अब प्रकट हो जाए, तब वो सिद्धांत कौन सा है, पूर्वजता या प्रत्यावर्तन। यानी अपने पूर्वजों का लक्षण आ रहा है। जैसे मानव शिशुओं में कभी कभी पूंछ आ जाती है, अपनी बॉडी पर बहुत सारे बाल आ जाते हैं, तो ये पूर्वजता का उदाहरण है आपका। ये किसका उदाहरण है, पूर्वजता का उदाहरण है।
विकासवाद का जो सिद्धांत है ना वो डार्विन का है। ये इस तरीके से लक्षण आ गए, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन हो गया संजय, विकासवाद डार्विन का है। ये पूर्वजता, ये देख सकते हैं, ये पूंछ है आपकी, इस तरीके से है आपका। अवशेषी अंग क्या होते हैं, ये आप जानते ही हो, अवशेषी अंग तो है ना, अपने पूर्वजों में किसी समय में बहुत सारे कार्य कर रहे थे अंग, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये कार्य विहीन हो गए हैं, यानी इनका कोई योगदान नहीं है, तो ऐसे अंगों को अपन कह देते हैं अवशेषी अंग या वेजिटल ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। और ये अवशेषी अंग उनके पूर्वजों में क्रियाशील थे। वर्तमान में मनुष्य की संख्या कितनी है, 180 है। जैसे कर्ण पिन्ना है, अक्लदार्ड है, थर्ड मॉडल आई है, इसके अलावा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, आपका नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, इस तरीके के आपके ये अंग हैं, ये अवशेषी अंग के उदाहरण हैं आपके। विजडम टीथ, ये तीसरा मोलर दांत, अकलदार्ड जिसे कहते हैं अपन, ठीक है ना, ये अवशेषी अंग है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी पूर्वजों में ज़रूरत थी क्योंकि अपन सेलुलोज को चबाते थे, इसलिए चूंकि अपन ने सेलुलोज खाना बंद कर दिया है, इस वजह से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये आता है तो भयानक दर्द करता है, क्यों, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती इसे आ रहा है। ये विजडम टीथ है आपका। इसके अलावा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये देख सकते हो आप, ये आपकी बड़ी आंत है, बड़ी आंत से ये लगा हुआ है। ये अपने पूर्वजों में क्रियाशील था क्योंकि सेलुलोज को पचाने वाले जो बैक्टीरिया वगैरह होते थे वो इसी में रहते थे। चूंकि अपन लोगों ने सेलुलोज को खाना बंद कर दिया है, इसलिए अवशेषी अंग में बदल गया है। कभी कभी क्या होता है, इसमें दर्द होता है आपका, जो बढ़ जाता है तो दर्द होता है, ऑपरेशन कर इसको बाहर निकाल दिया जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है आपका। इसके अलावा टेल वर्टिब्रा, पहले अपन पूंछ के द्वारा, क्योंकि अपन 4 पैरों से चलते थे, चारों को मतलब हाथों को भी पैरों के रूप में इस्तेमाल करते थे, चौपाए थे, इस वजह से जो आपकी पूंछ है वो आपको सहारा देने का काम करती थी पूंछ। अब अपन ने खड़ा होना चालू कर दिया और इस वजह से धीरे धीरे पूंछ कैसी हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन कई लोगों में आज भी ये पूंछ आ जाती है, ये देख सकते हैं, ये टेल वर्टिब्रा जिसे अपन कॉक्सिस के नाम से भी जानते हैं, ये हड्डी है कॉक्सिस, एक्चुअल में ये पूंछ में बदल जाती है। कर्ण पल्लव की मांसपेशी है, आप लोगों ने देखा होगा पहले अपने जो गाय भैंस वगैरह को, वो गाय भैंस पे यदि कोई मच्छर वगैरह बैठता है या मक्खी बैठती है तो वो हिला लेती हैं, लेकिन अपन लोग हैं जो अपन नहीं हिला पाते क्योंकि अपने आगे के जो हाथ है वो फ्री हो गए। इस वजह से उनके द्वारा कोई मच्छर वगैरह बैठता है तो अपन हाथों से उसको उड़ा सकते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से धीरे धीरे वो खत्म हो गए। तो कान को हिलाने वाली जो मांसपेशियाँ हैं वो कैसी हो गई आपकी, अवशेषी अंग में बदल गई। कई लोग हिला लेते हैं कान को अभी भी, उनमें एक्टिव होती हैं तब। ये त्वचा के बाल, चूंकि अपन ने कपड़ा वगैरह पहनना चालू कर दिया इसलिए त्वचा के बाल धीरे धीरे कैसे हो गए, समाप्त हो गए, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों में है। जैसे हीरो बता रहा हूँ मैं आपको, अनिल कपूर, उसमें आज त्वचा के पर बहुत सारे बाल हैं। इसके अलावा नेक्टेटिन मेम्ब्रेन, ये इस तरीके पाई जाती है, ये एप्लिका सेमिनोलरिस होती है, अपने पूर्वजों में विकसित थी लेकिन अब अपन लोगों में ये विकसित नहीं है। अब इसके बाद में एक और आता है समजातंग, इसको और समझ लो, और एक और है समरूप, ये 2 चीज़ और हैं, तो इनको दोनों को और पढ़ लेते हैं, जिसके बाद ये खत्म करेंगे अपन। समजातंग यानी होमोलोगस ऑर्गन, तो ऐसे अंग, थोड़ा सा एक लाइन समझ लेना बस, उससे आप निकाल लोगे इसे। तो ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना व उद्भव समान होते हैं लेकिन वह अन्य कार्य हेतु अनुकूलित हो जाते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं समजातंग। कुल मिलाकर के आपको इतना याद रखना है कि ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना यानी जिनका उद्भव हो रहा है वो एक मूल अंग से हो रहा है, लेकिन उनके कार्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको अपन कहते हैं होमोलोगस। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपका, ये आपका पक्षी का पंख है, पक्षी का पंख, ठीक है ना, चमगादड़ का पटेजियम, ठीक है ना, सीप का फ्लीपर, घोड़े का अग्रपाद और मनुष्य और मेढक के हाथ, आगे के अग्रपाद। अब देखिए जरा, ये मनुष्य के अग्रपाद हैं, आपके हाथ हैं, फ्री काम कर रहे हैं। चीता के जो अग्रपाद हैं वो आपका क्या कर रहे हैं, दौड़ने का काम कर रहे हैं। व्हेल है, ये तैरने का काम कर रहे हैं। और जो आपका चमगादड़ है वो क्या कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हड्डियों को देखेंगे तो सब में सेम हड्डियाँ देख सकते हो आप लोग, ऊपर वाली ये सेम हड्डियाँ, नीचे देख सकते हो दो, ये आपकी 2 और ये 2, ठीक है ना। इसके बाद पैरों में, जी हाथों पंजों में देख सकती हैं, सब में 5, तो हड्डियां सब में कैसी हैं, समान है, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो कार्य कैसे हो जाते हैं सबके अलग अलग। तो ऐसे को कहते हैं अपन होमोलोगस, यानी इनकी उत्पत्ति समान और कार्य अलग अलग। क्लियर हो गया, एक ही लाइन पर ध्यान देना, होमोलोगस का मतलब उत्पत्ति समान, कार्य अलग अलग। और एनालोगस इसका उल्टा कर दो, उत्पत्ति कैसी असमान, कार्य कैसे समान, तो वो हो जाएगा आपका एनालोगस। जैसे ये देख सकते हैं अपन यहाँ वेल में, ये हड्डी है आपकी, ऐसी चमगादड़ में देख सकते हैं ये हड्डी। चमगादड़ आपका पक्षी नहीं है, स्तनधारी है। अगला है समरूप, समरूप में क्या हो जाएगा, होमोलोगस का उल्टा है। जस्ट यहाँ कार्य कैसे होंगे आपके, ऐसे अंग जो समान कार्यों को संपादन करने के कारण समान दिखाई देती है, लेकिन भ्रूणीय परिवर्तन में कैसी है, वेरिएशन है, समरूप कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे अपन तो कीटों के पंख,
उनमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती क्योंकि वो नॉन कॉर्डेट है। चमगादड़ के पंख, उसमें हड्डी पाई जाती है। पक्षियों के पंख, तो ये तीनों पंखों का मुख्य कार्य क्या है? तीनों पंखों का मुख्य कार्य होता है उड़ना। तीनों पंखों का मुख्य कार्य क्या है? उड़ना है। लेकिन जब उत्पत्ति हुई है तब उत्पत्ति कैसी है? अलग अलग, तो उसको कहेंगे एनालोगस, यानी उत्पत्ति समान कार्य अलग। होमोलोगस, उत्पत्ति असमान कार्य समान, यानी एनालोगस। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ऐसी मछली के पखने, सील का फ्लिपर और वेल के चप्पू, ये सब इसी के उदाहरण हैं। ये हो गया आपका ये टॉपिक फिनिश। बताइए जरा, किसी को कोई समस्या हो, समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। अभी रुक जाइएगा सर, जरा मैं उसके बारे में जानकारी और दे दूँ। हाँ, ये मैं थोड़ा सा आपको ऐप के बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये मेरा गूगल पे जाते हैं अपन, गूगल पे जा करके आपका ये डिजिटल, ये ख़त्म हो गया, इसको सही करें। 1 मिनट ज़रा बता रहा हूँ मैं। अभी कनेक्ट कर रहे हैं जरा। चलो छोड़ो, फिर कल मैं जानकारी दे दूंगा, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उसमें, ठीक है ना। हाँ, वो डिजिटल पर मेरे को थोड़ा सा बताना था, बंद कर दीजिए। चलो कल देख लेंगे अपन इसको, है ना। कल मैं सुबह जानकारी दे दूंगा आप लोगों को। और किसी को कोई समस्या हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9329816160, इस पर अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।